इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। ओ तो आप हैं वो, मुझे और संजना को अलग करने वाले, पर ये मैं होने नहीं दूंगा। अब तो मैं संजना से शादी करके ही रहूँगा। और जैसे तुमने मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे ही मेरे खेल से बाहर कर दिया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ़ायदा उठाना किसे कहते हैं। तुम ना तो खेल में जीत पाओगी, ना ही खेल से बाहर निकल पाओगी। हरदेव संजना की तरफ देखता हुआ बोला। वो इतना बोला ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगी, और थप्पड़ मारने वाले और कोई नहीं, राजेश जी थे। एक शब्द और नहीं, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तू मेरी बेटी से शादी करता है। उस दिन क्या हुआ ये अभी मैं तो नहीं जानता, पर अब मुझे समझ आ गया कि मेरी बेटे के लिए अनिरुद्ध से सही और कोई नहीं हो सकता। राजेश जी अनिरुद्ध के पास गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर हम सब जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और ये हरदेव क्या बोल रहा है, और वो ये सब क्यों कर रहा है। मेरी बेटी से भला मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है भला। राजेश जी इमोशनल हो गए। मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ संजना से, और वो भी इस अनिरुद्ध के पहले से। इस अनिरुद्ध ने एक तुम मेरे से पहले संजना को प्रपोज कर दिया। इससे पहले इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया था जितना मुझे तब आया था। मैं घर जाकर सब तोड़ फोड़ करने लगा। कंट्रोल खो दिया था मैंने। संजना को उठाने गुंडे भी भेजे, पर इस अनिरुद्ध ने उसे बचा लिया। संजना की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे पापा ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी भेज दिया था, और ये किसकी वजह से? संजना की वजह से। और जब मैं बाहर आया तो मैं क्या देखता हूँ, इन दोनों की तो सगाई होने वाली थी। तो क्या करता मैं? हाँ बोलो क्या करता? हरदेव चिल्लाता हुआ बोला। तो क्या आप जान लेंगे किसी की? संजना की आंख में आंसू आ गए थे। हाँ ले लूँगा जान, वो चाहे किसी की भी क्यों ना लेनी पड़े। हरदेव क्या बोल रहे हो, संभालो खुद को। जगदीश चंद हरदेव के पास आते हुए बोले, पापा आपने ही तो कहा था ना कि जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, तो संजना मेरी होगी, तो फिर क्यों नहीं हुआ? हरदेव ने जगदीश चंद को भी जपेटे में ले लिया था। चुप रहो, क्या बोल रहे हो? जगदीश चंद नजरें चुराते हुए बोले। क्यों नजरें चुरा रहे हैं एमएलए साहब? सबको बताएंगे नहीं कि यह सब किया धरा वो आप ही का तो है। हरदेव तो सिर्फ आपके रास्ते पर चल रहा था, असली खेल तो आपका रचाया हुआ है। अनिरुद्ध ने जगदीश चंद पर निशाना ताकते हुए कहा। क्या झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? वो भी दिखाएंगे, पर अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है। पर अभी सबको पहले तो बता देते हैं कि आपने किया क्या है। अनिरुद्ध बोला। सगाई वाले दिन इनके आदमी वेटर के भेस में छुपे हुए थे। हरदेव ने पहले संजना को किडनैप करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं भी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था। पर पता नहीं कैसे, पर इनको पता चल गया था कि स्टाफ के भेस में हमारे कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मौजूद हैं। इन लोगों ने उन सभी को बेहोशी की दवा वाला प्रसाद देकर बेहोश कर दिया, और एक कमरे में सब लोग को डाल दिया। मोहित सब इंतजाम में लगे हुए थे, इसलिए उनका भी ध्यान नहीं गया। और जब मैं संजना से मिलने उसके कमरे में गया, तब इन्होंने ये सब किया ताकि मुझे कुछ पता ना चले। मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैं उस दिन टेरेस से होकर संजना के कमरे में गया। ये सुनकर सब अनिरुद्ध को आश्चर्य से देखने लगे, और जब मैं टेरेस से होते हुए नीचे जा रहा था, तभी किसी ने मेरे माथे पर जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैं पीछे के स्टोर रूम में कुर्सी से बंधा हुआ था, और ये हरदेव और जगदीश चंद मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया जिसमें उनके आदमी वेटर के रूप में बंदूक लिए हुए आप सभी के आसपास खड़े हुए हैं। इसने मुझे धमकी दी कि वो कहे ऐसा कि मैं एक चिट्ठी में लिखूं, नहीं तो वो लोग आप पर गोली चला देंगे। मुझे मजबूरी में वो सब लिखना पड़ा। वो सब सुनकर जितना आप सब टूटे थे उससे कहीं ज़्यादा मैं टूटा था। वो लिखते हुए अनिरुद्ध की आंखों से आंसू छलक आए थे। शायद वो दर्द आज भी वह महसूस कर पा रहा था। फिर क्या हुआ बेटा? राजेश जी ने पूछा, पर अनिरुद्ध बता नहीं पा रहा था। उसका गला भर आया था उस सब बातों को याद कर, पर फिर भी उसने कहना शुरू किया।
अनिरुद्ध के चिट्ठी लिखने के बाद अनिरुद्ध को जैसे ही मौका मिला उसने हरदेव को धक्का मार दिया और जगदीश चंद्र के हाथ से वो फ़ोन भी लेकर फेंक दिया। हरदेव फिर से खड़ा होकर अनिरुद्ध को रोकने लगा। अनिरुद्ध ने फिर से हरदेव को लात मारी और स्टोर रूम से बाहर भागने लगा। रुक जाओ अनिरुद्ध, वरना मैं गोली चला दूंगा। हरदेव ने उसकी और बंदूक तानी हुई थी। अनिरुद्ध पहले रुका और फिर से जाने लगा। मैंने कहा रुको, नहीं तो सच में गोली चला दूंगा। पर अनिरुद्ध ने कुछ सुना नहीं और वो आगे बढ़ने लगा तो हरदेव ने अनिरुद्ध पर गोली चला दी और गोली लगते अनिरुद्ध जमीन पर गिर गया। ये क्या कर दिया तुमने? जगदीश चंद्र घबराते हुए बोले। वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। चलिए अब इसको ठिकाने लगा देते हैं। वो दोनों अनिरुद्ध को उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे। मोहित कब से अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था। वो ढूंढता हुआ बाहर आया और तभी उसने किसी को अनिरुद्ध को गाड़ी में डालते देखा। मोहित ने भी जल्दी से गाड़ी निकाली और उनका पीछा करने लगा। गाड़ी जाकर समुंदर के पास खड़ी हो गई और उन्होंने अनिरुद्ध को समुंदर में फेंक दिया। मोहित थोड़ा पीछे रह गया था, पर जब वो वहां पहुंचा तो उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र समुंदर के पानी में गई जो अनिरुद्ध के खून की वजह से लाल हो गया था। मोहित तुरंत समुंदर में तैर के गया और अनिरुद्ध को पानी में से बाहर निकाला और जल्दी से उसको हॉस्पिटल में ले गया। मोहित ने सौरभ को भी वहां बुला लिया था। ऑपरेशन के बाद अनिरुद्ध को थोड़ी देर के लिए होश आया। मोहित, जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप संजना को किसी और से कुछ भी नहीं कहेंगे। पर क्यों? क्योंकि संजना वो दर्द सहन कर लेगी, पर मुझे इस हालत में देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए प्लीज़ उसको कुछ मत बताना, आपको मेरी कसम। ठीक है, नहीं बताऊंगा। इतना बोलने के बाद अनिरुद्ध बेहोश हो गया और फिर डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में चला गया है। 1 महीना वो कोमा में रहा, फिर उसे होश आया और उसे पूरी तरह ठीक होने में और 1 महीना हो गया। और फिर उन्होंने हरदेव और जगदीश चंद्र पर नज़र रखनी शुरू कर दी और फिर वो चेहरा बदलकर अनिरुद्ध ओबराय के रूप में संजना और सब से मिलना। अनिरुद्ध और मोहित ने अब तक की सभी बात को बताई। ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जगदीश चंद्र अब भी अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। कितना झूठ बोलेंगे आप? ये मत भूलिए कि सच कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। मोहित ने कड़क लहजे में कहा। कैसा सच? और सब क्यों मान लें कि तुम जो सबको बता रहे हो वो सच है? जगदीश चंद्र फिर से बोले। तो क्या करें कि सबको हमारी बात पर यकीन आ जाए? हाँ, एक काम करते हैं, सबको सबूत ही दिखा देते हैं, अनिरुद्ध ने कहा और फिर उसने रोहित को इशारा किया। मोहित ने सामने लगाई हुई स्क्रीन के पास जाकर उसमें पेन ड्राइव लगाई और वीडियो शुरू कर दिया जिसमें हरदेव ने अनिरुद्ध पर गोली चलाई और फिर वो और जगदीश चंद्र उसे कार की तरफ ले जा रहे थे। ये सब उस वीडियो में दिखाई दे रहा था। वीडियो जैसे खत्म, मोहित ने वीडियो बंद कर दिया। तो मिस्टर त्रिपाठी, अब आपका क्या कहना है? अब तो सब मान जाएंगे ना? अनिरुद्ध ने जगदीश चंद्र की तरफ देखते हुए कहा, पर जगदीश चंद्र से झुकाए ऐसे ही खड़े रहे। साथ में दोनों ये वीडियो देखकर हैरान भी थे। ओह, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो किसने बनाया, कहाँ से आए? क्योंकि आप लोगों ने सब कैमरे तो बंद कर दिए थे, क्यों हरदेव? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए हरदेव की तरफ देखकर कहा और ये सुनकर हरदेव उसे गुस्से से घूरने लगा। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। वो क्या है ना कि ये वीडियो मुझे हरदेव की वजह से ही मिला है, इसलिए तो पहले तुम्हें थैंक यू। ये सुनकर जगदीश हरदेव को घूरने लगा और हरदेव सोच में पड़ गया कि उसने तो अनिरुद्ध की कोई हेल्प नहीं की है, फिर ये सब। इतना मत सोचो हरदेव, क्योंकि तुम्हें कुछ याद भी नहीं आएगा कि तुमने मेरी हेल्प कब और कैसे की। खैर, मैं ही बता देता हूँ। वो हुआ यूँ कि हरदेव ने संजू को जब किडनैप करने की कोशिश की थी, उसके बाद संजू की सेफ्टी के लिए मैंने खुद बाहर सब जगह हिडन कैमरे लगाए हुए थे, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानता था, और उस कैमरे में या सब रिकॉर्ड हो गया। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वहाँ कैमरा भी नहीं लगता और हमें सबूत भी नहीं मिलता। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू हरदेव। हरदेव को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने जूतों में छुपाई हुई बंदूक निकाली और अनिरुद्ध पर ताक दी।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त तुम बच गए, आज नहीं बच पाओगे, हरदेव गुस्से में बोला। पर अनिरुद्ध उसे देखकर मुस्कुराने लगा और ये देखकर हरदेव को बहुत हैरानी हुई। शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है इसलिए मुस्कुरा रहे हो। हरदेव शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। एक बार अपने पीछे तो देख लो हरदेव, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। हरदेव ने तुरंत पीछे देखा और उसके साथ उसके चेहरे पर से सारी हवाएं उड़ गई। सामने पुलिस हरदेव पर बंदूक से निशाना लगाए हुए खड़ी थी। मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, हरदेव घबराता हुआ बोला। पर पुलिस उसके पास आने लगी और घबराहट में हरदेव के कांपते हाथों से बंदूक गिर गई। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम, अनिरुद्ध ने कहा। इंस्पेक्टर ने हरदेव को पकड़ लिया और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जगदीश चंद्र भी घबराते हुए ये सब देख रहे थे। अनिरुद्ध बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो। उसने ये सिर्फ अपने प्यार के लिए किया, वो अकेला वहाँ कैसे रहेगा। जगदीश चंद्र अनिरुद्ध के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। अकेला कहाँ, आप भी तो जा रहे हैं ना उसके साथ। अनिरुद्ध ने जैसे ही कहा जगदीश चंद्र एकटक अनिरुद्ध को देखने लगे। जी एमएलए साहब, आपको भी गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर हथकड़ी के साथ जगदीश चंद्र के पास आते हुए बोले। तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, इस शहर का एमएलए हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ कि तुम मुझे गिरफ्तार करने चले आए। जगदीश चंद्र चिल्लाते हुए बोले। माफ़ कीजिए पर ऊपर से ऑर्डर है आपको गिरफ्तार करने के लिए, इंस्पेक्टर बोले। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब बड़े ही आश्चर्य के साथ ये सब देख रहे थे। पर मोहित, अनिरुद्ध और सौरभ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सॉरी एमएलए साहब, मैं तो चाहता था कि आप आराम से मेरी और संजना की शादी देखें, उसका हिस्सा बने, इसलिए मैं चुप था। मैं चाहता था कि शादी खत्म होने के बाद ये सच सबको पता चले, खास तौर से आपको। पर अब क्या करें, आपके बेटे ने सब पर पानी फेर दिया और मुहूर्त भी निकल गया है। अब 2 घंटे तक और कोई मुहूर्त है ही भी नहीं, तो आपके सच से भी सबको रूबरू करवा ही देते हैं। अनिरुद्ध तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? जगदीश चंद्र गुस्से में चिल्लाए। चिल्लाइए मत त्रिपाठी जी, देख ही लीजिए, मोहित ने कहा और उसने फिर से स्क्रीन ऑन कर दी और इस बार उसने वन इंडिया न्यूज़ चैनल लगाई जिसमें जगदीश चंद्र के फोटो के साथ न्यूज आ रही थी। आज की बड़ी खबर, एमएलए जगदीश चंद्र ने देश और ओबराय फार्मा कंपनी को दिया बहुत बड़ा धोखा। उनकी इस गद्दारी की वीडियो हुई वायरल। इस न्यूज़ के साथ एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें जगदीश चंद्र और अमेरिका से आई हुई पार्टी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स, जिसमें जगदीश चंद्र जी का खुद को अखिल मल्होत्रा बताना और फिर पार्टी के जाने के बाद जो बात हुई थी वो रिकॉर्ड्स प्ले हो रही थी। जगदीश चंद्र जिन्हें हम हमारे देश का भविष्य समझ रहे थे, वो ही देश के भविष्य को अंधेरे में ले जा रहे थे। इस वीडियो के मुताबिक एमएलए अमेरिका से आई इस मेडिसिन को दुगने दामों में कोरिया को भेजने वाले थे। इतना ही नहीं, आज ही उनके घर सीबीआई की रेड पड़ी है और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे हमारे साथीदार हर्षद राणा। उस रिपोर्ट ने इतना कहा और फिर टीवी पर हर्षद राणा लाइव आ गए जो अभी जगदीश चंद्र के घर के बाहर खड़े हुए थे। वन इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं हूँ हर्षद राणा और अभी मैं एमएलए साहब के घर के बाहर खड़ा हूँ और अभी यह रिपोर्ट आई है कि सीबीआई को उनके घर से करोड़ों का काला धन, ड्रग्स, हेरोइन और कोकेन मिले हैं जिन्हें सीबीआई ने जब्त कर लिया है। और अब खबर यह भी आ रही है कि एमएलए साहब के फार्म हाउस और उनकी फैक्ट्री से भी सीबीआई को ड्रग्स और शराब मिली है। मोहित ने दूसरी चैनल लगा दी। जगदीश चंद्र एमएलए या माफिया, सब जगह जगदीश चंद्र के बारे में ही बताया जा रहा था। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सबके आंखों में जगदीश चंद्र के लिए गुस्सा नजर आ रहा था। मोहित ने टीवी स्क्रीन ऑफ कर दी। क्यों हिला डाला ना, सौरभ ने कहा। जगदीश चंद्र का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया था। उनका सच अब पूरी दुनिया के सामने आ गया था। ये सब देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बहुत गलत किया तुमने, मेरी इतने सालों की मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दी। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, पर सबसे पहले तुम्हें मारूंगा मैं। जगदीश चंद्र ने अनिरुद्ध के सामने उंगली दिखाते हुए कहा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सौरभ जगदीश चंद्र को सुनाई दे ऐसे बोला।
और ये सुनकर जगदीशन गुस्से से सौरभ को घूरने लगे। मारेंगे तो तब ना, जब आप जेल से बाहर आएंगे। और आपके कर्म देखकर लग तो नहीं रहा कि आपको ससुराल से मायके आने को भी मिलेगा। और अगर आप कभी बाहर आ भी गए तो आपको रोकने के लिए सामने मैं खड़ा मिलूंगा। अनिरुद्ध भी उसकी तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, मुझे कोई रोक नहीं सकता समझे, और तू है कौन जो मुझे रोकेगा? मैं कौन हूँ ये आप जानते नहीं हैं, इसलिए आप यह कह रहे हैं। तो किस खेत की मूली है जो इतनी अकड़ दिखा रहा है? मैं वो हूँ जो आज तुम्हारी बर्बादी की वजह है। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरा सच आज पूरी दुनिया के सामने है। मैं वो हूँ जिसकी फार्मा कंपनी का तुम इस्तेमाल करके देश को धोखा देने के बारे में सोच रहे थे। मैं ही हूँ ओबराय फार्मा इंडस्ट्री का ऑनर अनिरुद्ध ओबराय। अनिरुद्ध गुस्से वाली नज़रों से जगदीश चंद्र की आंखों में देखते हुआ जोर से बोला, और जगदीश चंद्र ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने जिस अनिरुद्ध को मारने की कोशिश की थी वही इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। और वैसा ही हाल बाकी सबका भी था। राजेश जी, रागिनी जी, मीरा, बाकी सब परिवार के लोग सब अनिरुद्ध का सच जानकर शौक रह गए थे। संजना, किंजल, सौरभ, मोहित सबके चेहरे पर खुशी थी अनिरुद्ध की सच्चाई सबके सामने आने की। अखिल जी, अनुराधा जी और दादी जी को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। तुम अनिरुद्ध ओबराय हो? जगदीश चंद्र और एक बार कंफर्म करना चाहते थे कि क्या उन्होंने जो सुना वो सच है या नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ही अनिरुद्ध ओबराय हूँ। और आपको क्या लगा आपने हमें उस वक्त बेवकूफ़ बनाया था? नहीं, बेवकूफ़ तो हमने आपको बनाया था एमएलए साहब। अनिरुद्ध तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो आप समझ रहे हैं। और आप पूछेंगे नहीं कि यह सब कैसे हुआ। पर जगदीश चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बस अनिरुद्ध को घूरने लगे। ये क्या पूछेंगे अनिरुद्ध, आप ही बता दीजिए। मोहित ने जगदीश चंद्र के ऊपर नज़र घुमाते हुए कहा, मेरे ठीक होने के बाद मैंने आप सब पर नज़र रखने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे। उनमें से कोई आपका वेटर था, कोई सर्वेंट और कोई ड्राइवर। आपने जब यह प्लान बनाया था हमें तभी पता चल गया था कि आप यह सब प्लानिंग कर रहे थे, पर हमारे पास सबूत नहीं था। अब सारे डॉक्यूमेंट आप जिस कमरे में रखते हैं वहाँ तो कोई सर्वेंट जा नहीं सकता। तो फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला। अनिरुद्ध ने इतना कहा और मोहित के सामने मुस्कुराते हुए देखा। और फिर मैं आपके घर आया आपसे और हरदेव से बात करने, वो भी अनिरुद्ध को ढूंढने के बारे में। आपको तो याद ही होगा उस वक्त तब आप बाहर काम से गए थे तो हमारा आदमी एसी रिपेयर करने के बहाने वहाँ आया और उसने थोड़ी देर तक सारे कैमरे बंद कर दिया। फिर मैं आपके उस रूम में आया और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर ले ली अपने फ़ोन में, पर मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था और आप आने लगे, इसलिए मैंने अनिरुद्ध को मैसेज किया और उसने आपके घर की बिजली का फ्यूज निकाल दिया और लाइट चली गई। आप वहाँ आए उससे पहले मैं सब सबूत लेकर बाहर आ गया और आगे तो आप जानते ही हैं। मोहित ने सब बताया। बहुत गलत किया तुमने मोहित, याद रखना मैं यहाँ सब भूलूंगा नहीं। अरे अभी आपने मेन बात तो सुनी ही नहीं, वो भी तो सुन लीजिए। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी बात? वो आपको याद है उस सर्वेंट ने आप पर चाय गिरा दी थी? वो दरअसल उसने नहीं, मैंने ही उससे गिरवाई थी, उसे हल्का सा धक्का देकर, और उस चक्कर में आपकी पेन नीचे गिर गई थी और मैंने उस पेन को ले लिया था जो आपकी लकी पेन थी। मैंने उस पेन की जगह दूसरी सेम टू सेम कैमरा वाली पेन आपको लौटाई जिसे आप हर वक्त साथ रखते हैं, और उस मीटिंग में भी आप पेन साथ लेकर गए थे। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो उसी पेन के कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। मोहित ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पर अनिरुद्ध तुमने यहाँ वीडियो भेजा कब? मतलब अभी तो हम सब साथ में ही थे। किंजल को समझ में नहीं आया था क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक तो यह सब शादी के बाद कहना था और हरदेव के आने से उनका सारा प्लान उलट सुलट हो गया था। वो मेरा जो दोस्त है वो न्यूज़ चैनल का एडिटर है। मैंने पहले से ही सब सबूत और वीडियो से दे दिए थे और वो मेरे ही मैसेज की राह में था। पहले हम ये सच शादी के बाद सबको बताने वाले थे, पर ऐसा हुआ नहीं तो मैंने बीच में ही उसे मैसेज कर दिया और उसने ये वीडियो और ख़बर न्यूज़ चैनल पर चला दिया। अनिरुद्ध के कहते ही जगदीश से अब इंतज़ार नहीं हुआ। ये सब तो ठीक है, पर उस मेडिसिन का तुमने क्या किया?
कहाँ है वो सारी मेडिसिन, और जो हमारे पास मेडिसिन आई थी वो क्या था? तो फिर जगदीश ने सवाल बरसा दिए थे। एमएलए साहब, आप बहुत ही भोले हैं। वो असली मेडिसिन नहीं थी। वो मेडिसिन क्या, वो अमेरिका से जो पार्टी आई थी वो भी असली नहीं थी। दरअसल मेडिसिन इंडिया आई ही नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराता हुआ बोला, इंडिया आई ही नहीं है का क्या मतलब? हमें पहले से ही आपके प्लान के बारे में पता था, इसलिए हमने आप तक यह खबर पहुंचाई कि मेडिसिन उस दिन इंडिया आने वाली है, और वो अमेरिका से जो पार्टी आई थी वो भी असली नहीं थी। वो भी मेरे ही आदमी थे। आपको वो असली लगे। आपने उनके साथ मीटिंग भी की, आपने उनको पैसे भी दिए, पर उन्होंने जो मेडिसिन दी थी वो सिर्फ ग्लूकोज की गोलियां थी। जो हमने आपको बताई थी वो असली थी, पर वो सैंपल में आई हुई मेडिसिन थी। अमेरिका से कोई पार्टी इंडिया आई ही नहीं, समझे एमएलए साहब? तो फिर मेरे पैसे का क्या? आपके पैसे उस मेडिसिन के लिए ही यूज होंगे। हम उस ट्रांसपोर्ट और दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर हाँ, वो काम जनता की भलाई के ही होंगे। अनिरुद्ध ने कहा, और सब अनिरुद्ध के लिए तालियां बजाने लगे। जगदीश और हरदेव सिर्फ घूरते ही रह गए। अगर मैं चाहता तो पहले भी आपकी सच्चाई दुनिया को दिखा सकता था, पर मैंने आज का ही दिन चुना। क्यों पता है आपको? क्योंकि मैं आपकी सच्चाई आपके पूरे परिवार के सामने लाना चाहता था। जब आपके छोटे से छोटे रिश्तेदार भी साथ हों तब बताना चाहता था, क्योंकि आप उनके चेहरे देख सकें कि आप दोनों की इस हरकत से उन पर क्या बीती है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब आप देख सको। ये सुनते जगदीश और हरदेव अपने पूरे परिवार के सामने देखने लगे, और उन्हें उन सब की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और शर्म नजर आ रही थी। उन दोनों ने अपना सिर झुका लिया, पर अब भी अनिरुद्ध और संजना पर उनका गुस्सा वैसा ही था। चलिए, इंस्पेक्टर ने इन दोनों को ले जाते हुए कहा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, जगदीश ने उनको रोकते हुए कहा। हमें जेल भिजवा कर तुम यह मत समझना कि तुम जीत गए हो। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे दुश्मन हम एक ही नहीं हैं, और तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि सगाई वाले दिन तुम्हारी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी हमारे आदमी वहाँ कैसे पहुँचे, और तुम्हारे प्लान के बारे में हमें किसने बताया था। ये सुनते अनिरुद्ध उन्हें एकटक देखने लगा। तुम्हारे ही घर से किसी ने हमारी मदद की थी, और उसने ही हमें तुम्हारा प्लान फ़ोन पर बताया था। घर में आग कोई अपना ही लगाता है, इसलिए पहले अपने घर की आग बुझाओ और फिर बाहर की बुझाना, समझे? जगदीश शैतानी नज़र से गुस्से में घूरते हुए बोलकर वहाँ से चले गए। अनिरुद्ध और बाकी यह सब सुनकर सब सोच में पड़ गए। अनिरुद्ध जगदीशन की बात सुनकर परेशान हो गया था। पुलिस हरदेव और जगदीशन को लेकर चली गई। अनिरुद्ध को देखकर मोहित उनके पास आया। अनिरुद्ध, मैं जानता हूँ कि जगदीशन की बात सुनकर तुम्हें धक्का लगा, पर हमें ऐसे ही उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्या पता वो बस हमें उलझाने के लिए सब बोल रहा हो। हम शादी के बाद इस सब बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, पर अभी तुम्हें तुम्हारी और संजू की शादी पर फोकस करना चाहिए। मोहित के कहने से अनिरुद्ध को थोड़ा सुकून मिला, और वो भी अपनी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। उसने मोहित के सामने देखकर स्माइल की। तभी राजेश जी और रागिनी जी अनिरुद्ध के पास आ गए और उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा, अनिरुद्ध जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको इतना गलत समझा। अगर आप नहीं होते तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, हमारे संजू की खुशियाँ छीनने का पाप। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलिए, और आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटे हूँ, और बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ा जाता, हाथ उठाया जाता है। अनिरुद्ध ने राजेश जी और रागिनी जी के हाथ नीचे करते हुए कहा। संजना ये देखकर मुस्कुरा रही थी, पर उसके साथ उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी अखिल जी, अनुराधा जी और दादी जी अनिरुद्ध के पास आए। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अखिल जी अनिरुद्ध की पीठ थपथपाते हुए बोला, थैंक यू अंकल। अनिरुद्ध ने कहा, पापा मम्मी संजू, ये है मेरे अखिल अंकल अखिल मल्होत्रा, और ये मेरी प्यारी आंटी अनुराधा मल्होत्रा। मेरे माँ पापा से भी बढ़कर हैं ये मेरे लिए। मैं आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहूँगा। मैं जब छोटा था तभी माँ पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से इन्होंने मुझे संभाला है, पढ़ाया लिखा और इस कंपनी के लिए काबिल बनाया है। और ये मेरी प्यारी दादी। अनिरुद्ध ने सबको उनका इंट्रोडक्शन
देते हुए कहा। राजेश जी और रागिनी जी ने उनको नमस्ते किया और संजना ने उन सबके पैर छुए। चलो चलो अब जल्दी से साथ में फेरे ले लो, कहीं और नया एमएलए ना टपक जाए। दादी ने सबको ऐसे खड़े देखा तो कहा। ये सुनकर सब हंसने लगे और अनिरुद्ध ने संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। संजना ने अनिरुद्ध का हाथ थाम लिया और दोनों साथ में हवन के पास आ गए। संजना ने एक बार सबकी तरफ देखा, वहाँ सब थे पर उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ संजू? अनिरुद्ध ने उसे परेशान देखा तो पूछा। वो मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अनिरुद्ध ने भी एक बार सब तरफ नज़र घुमाई पर उसे भी मीरा कहीं नहीं दिखी। सौरभ पास में ही खड़ा था, ये सब देख रहा था। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ, सौरभ ने अनिरुद्ध और संजना से कहा और फिर वो बाहर की तरफ आ गया। मीरा गार्डन में उदास होकर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। सौरभ ने उसे देखा तो उसके पास चला गया। एक्सक्यूज़ मी, सौरभ ने मीरा के पास जाकर कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम तो अनिरुद्ध के दोस्त हो ना? जी हाँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा तो सौरभ उसके पास कुर्सी लेकर बैठ गया। तुम भी तो यहाँ हो। मेरी बात अलग है, पर तुम्हारे फ्रेंड के फेरे हो रहे हैं तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए। पर मुझे तो लगा कि शायद तुम्हारी फ्रेंड के भी फेरे हो रहे हैं, सौरभ बोला तो मीरा उसे देखने लगी। वो कुछ भी नहीं बोली। संजना तुम्हें बुला रही है, वो कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। चलो, सौरभ ने गंभीरता से कहा। मेरे वहाँ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, मुझे नहीं आना है। मीरा अभी शायद बहुत नाराज़ थी। तुम्हारे होने से फ़र्क पड़ता है संजना को, वो कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। वो तो मंडप से आ नहीं सकती, इसलिए मैं आया। चलो, कहा ना मुझे नहीं आना। उसके पास अब सब है, उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत होती तो मुझे पराया नहीं समझती। वो सब जानती थी, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सब जानते थे। किंचल भी मीरा के शब्दों में नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। सौरभ को ऐसी बात नहीं है मीरा, संजना को कल ही पता चला है और किंजल को संजना ने नहीं बताया। वो तो बाय मिस्टेक संजना की जगह किंजल आ गई थी अनिरुद्ध के पास। जब अनिरुद्ध ने संजना को सच बताने बुलाया था और कल जब उसे पता चला तो बहुत रात हो गई थी। और आज तो तुम जानती हो कि संजना को जरा भी फुर्सत नहीं मिली होगी, इसलिए नहीं तो संजना तुम्हें ज़रूर बताती, सौरभ ने मीरा को समझाते हुए कहा। यह सुनकर मीरा सोच में पड़ गई। उसे भी सौरभ की बात सच्ची लगी थी। तो क्या सोचा चले? सौरभ खड़ा होता हुआ बोला। मीरा ने कहा और वो खड़ी हो गई। उसने सौरभ को देखकर स्माइल की, फिर दोनों अंदर आ गए। अभी संजना और अनिरुद्ध के फेरे शुरू नहीं हुए थे। मीरा संजना के पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? संजना ने इशारे में मीरा से पूछा। कुछ नहीं, मीरा ने भी इशारे में सिर हिला दिया और फिर स्माइल करने लगी। संजना भी उसे देखकर मुस्कुराई। फेरे के लिए खड़े हो जाए, पंडित जी ने कहा। संजना और अनिरुद्ध खड़े हो गए। फिर पंडित जी के कहे मुताबिक संजना और अनिरुद्ध ने फेरे शुरू किए। हर एक फेरे के साथ संजना अनिरुद्ध की होती जा रही थी। उनका प्यार हर एक फेरे के साथ अटूट बंधन में बंधता जा रहा था। दोनों ने एक साथ 7 फेरे पूरे किए और एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया। अनिरुद्ध ने संजना को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। अब संजना और अनिरुद्ध का रिश्ता एक पवित्र बंधन में बंध चुका था, जिसमें प्यार के साथ भरोसा, साथ और जिम्मेदारी भी थी। अब संजना सिंघानिया नहीं थी, अब वो संजना अनिरुद्ध ओबराय हो चुकी थी और वो नाम बता रहा था कि अब संजना अनिरुद्ध की है। और अनिरुद्ध संजना का तभी एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग बैकग्राउंड में बजा। दोनों ने मिलकर सबसे आशीर्वाद लिया। अब संजना और अनिरुद्ध चेयर में साथ में बैठे हुए थे। पास में अखिल जी, सौरभ और शर्मा जी बैठे हुए थे। सामने सब रिपोर्ट्स अनिरुद्ध के बोलने का वेट कर रहे थे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिरुद्ध ने ही प्लान किया था। अब अनिरुद्ध ने बोलना शुरू किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ही बड़ी वजह है। आज मैं आप सबको खुद से और मेरी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो मेरे लिए सब कुछ है। मैं अनिरुद्ध ओबराय, आप सभी ओबराय फार्मा इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ ओबराय से पहचानते हैं, पर सिर्फ नाम से ये कंपनी मेरी है। कंपनी के असल हकदार ये सब हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के काम करते हैं, जो छोटे से छोटे काम से जुड़े हुए हैं। अगर ये सब नहीं होते तो आज यहाँ हमारी कंपनी पहुँची है, वहाँ कभी नहीं पहुँचती।
अखिल मल्होत्रा, सौरभ मल्होत्रा, शर्मा जी, ये सब इस कंपनी के इंट हैं, कंपनी के आधार हैं। और वो लोग जो शायद कंपनी में काम नहीं करते होंगे, पर उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना, उनका प्यार कहीं ना कहीं हमारी सफलता से जुड़ा है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा प्यार, जो मुझे यहाँ तक लाया है। जी सर, आज आपकी शादी हुई है, वो भी आपके प्यार के साथ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक रिपोर्टर ने खड़े होकर पूछा। ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया। मेरा प्यार, प्यार शब्द का सही मतलब भी मैं जानता नहीं था, पर जब संजना मेरी ज़िंदगी में आई तब मुझे इसका सही मतलब मालूम हुआ। ये एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। हमारी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, पर हमारा प्यार कम नहीं हुआ, और ये उसी प्यार की ताकत है जो आज हम दोनों साथ हैं। आज ये अनिरुद्ध ओबराय संजना सिंघानिया के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है, सिर्फ नाम से ही नहीं, पर दिल से, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो हाँ, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकूँगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। संजना भी यह सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर अनिरुद्ध ने संजना की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। सर, आप दोनों की एक फ़ोटो हो जाए? एक रिपोर्टर ने पूछा। या श्योर, अनिरुद्ध ने कहा और वो खड़ा हुआ। उसने संजना का हाथ थामा और दोनों फिर फ़ोटो खिंचवाई। फिर दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। आज और एक ज़रूरी बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप सब अब तक जान चुके होंगे कि अमेरिका से कैंसर की मेडिसिन आने वाली थी, और जिसका गलत फ़ायदा हमारे ही देश के कुछ लोग उठाना चाहते थे, पर अब सब ठीक हो गया है। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि हमारी ओबराय कंपनी इस आइब्रेंस मेडिसिन को जल्द ही इंडिया में लाएगी और ज़रूरतमंद को आधे दाम में पहुँचाएगी। पर आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहें। कोई भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिएगा। हमारी साइट में लिखी इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा कीजिए, और हम एक हेल्पलाइन नंबर आपको बताएंगे, जिसमें आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं बस आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब इसमें हमें योगदान दीजिए, साथ दीजिए, ताकि हमारे देश की उन्नति के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू, अनिरुद्ध ने कहा, और सभी ने जोरों से तालियां बजाई। फिर कुछ सवाल जवाब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। यह लाइव न्यूज़ सब जगह दिखाई दे रही थी। ब्रांडेड सूट पहने हुए, हाथ में शराब का गिलास उठाए वो शख्स टीवी पर यह न्यूज़ देख रहा था। सही खेल गए अनिरुद्ध मेरे दोस्त, शादी कर ली और अपने इस दोस्त को बुलाया भी नहीं। अब तो पर्सनली तुमसे मिलने आना होगा। शादी की बधाइयाँ जो देनी है तुम्हें। उसने शराब की घूंट पीते हुए कहा। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। इस तरह संजना की विदाई की तैयारियां हो गई थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। रागिनी जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। संजना भी रोती हुई उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। राजेश जी भी नम आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। उनके दिल का हिस्सा आज उनसे दूर जा रहा था, और यह दर्द सिर्फ और सिर्फ एक माता पिता ही समझ सकते हैं। संजना बारी बारी से सबसे मिली। किंजल और मीरा भी रो रही थी। किंजल रोते हुए भी अपनी आड़ी टेढ़ी हरकतों से बाज नहीं आई। संजना को गले लगाकर भी उसे चिढ़ा रही थी, और संजना उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। मीरा भी संजना को गले लगाकर उससे माफ़ी मांग रही थी। दोनों से मिलने के बाद संजना मोहित के पास गई। मोहित पीछे मुड़कर खड़ा था, क्योंकि वह संजना के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। पर संजना पीछे से ही मोहित को पकड़कर रोने लगी, और तब मोहित खुद को संभाल नहीं पाया। वो संजना की तरफ मुड़कर उसके गले लग गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर उसके आंसू ही काफ़ी थे संजना को बताने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है। तब अनिरुद्ध वहाँ आया और उसने मोहित के कंधे पर हाथ रखा। आप चिंता मत करिए, मैं संजना का पूरा ख्याल रखूँगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि संजना की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दूंगा। संजना की खुशी की जिम्मेदारी अब मेरी है। अनिरुद्ध के इतना बोलते मोहित ने अनिरुद्ध को भी गले लगा लिया। फिर मोहित ने संजना का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दिया और सिर्फ इतना कहा कि अपना ख्याल रखना। संजना की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। फिर अनिरुद्ध और संजना गाड़ी में बैठे, और कुछ रस्म के बाद गाड़ी सिंघानिया मैंसन से सीधी ओबराय मैंसन के लिए निकल गई, जहां उन दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली थी। संजना गाड़ी में अनिरुद्ध के कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए हुए बैठी थी, और अनिरुद्ध संजना का मासूम चेहरा निहार रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर सुकून था। अनिरुद्ध धीरे से संजना की
एक लट कानों के पीछे की और उसे देखते हुए एक प्यारा सा गाना गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी ओबराय मेंशन पर आकर रुकी। अनिरुद्ध ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। संजना ने अनिरुद्ध का हाथ थामा और फिर बाहर आई। दोनों साथ में अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर अनुराधा जी, दादी और बाकी सब गेस्ट उन लोगों की स्वागत के लिए खड़े थे। अनुराधा जी ने दोनों की आरती उतारी और फिर संजना कलश गिराकर अंदर दाखिल हुई। उसके बाद शादी के बाद की और कुछ रस्में हुई और उसके बाद अनुराधा जी संजना के पास आई। बेटा, अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो, थोड़ी देर आराम कर लो। जी आंटी, संजना ने कहा और वो जाने लगी। संजना रुको, अनुराधा जी संजना को रोकती हुई बोली। क्या हुआ आंटी, ऐसे नहीं जाना है तुम्हें? तो फिर कैसे जाना? एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। अनिरुद्ध बेटा यहाँ आ। तो अनिरुद्ध जी, अनुराधा जी अनिरुद्ध का आवाज़ लगाती हुई बोली, जो अभी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। जी आंटी, अनिरुद्ध वहाँ आता हुआ बोला। जा संजना को अपने कमरे में ले जा। हाँ संजू, हाँ चलो संजू। अनिरुद्ध इतना बोलकर जा ही रहा था कि अखिल अंकल वहाँ गए। ऐसे नहीं बेटा, अपनी पत्नी को गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना है। ये सुनते अनिरुद्ध और संजना आश्चर्य से उनको देखने लगी। क्या अंकल, आप ऐसा क्यों? पर ऐसा क्यों? ये हमारे घर की रस्म है, हमने भी यह रस्म निभाई थी तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अखिल जी मुस्कुराते हुए बोले। ये सुनते संजना शर्म से लाल होगी। वो नजरें झुकाए यह सुन रही थी। हाँ हाँ जा भाई, रस्म तो निभानी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बिना कोई सवाल पूछे या रस्म करने दौड़ जाता। सौरभ वहाँ आते हुए बोला। हाँ हाँ वो तो देखेंगे, तुम्हें तो कोई मोटी लड़की ही मिलनी चाहिए, तब पता चलेगा। अनिरुद्ध सौरभ को घूरते हुए बोला। जा जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अब जाओ, संजना तुम्हारी राह देख रही है। अनुराधा जी अनिरुद्ध को टोकते हुए बोली। अनिरुद्ध संजना के पास गया और उसने संजना की ओर देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। संजना शर्म के मारे आंख भी ऊपर नहीं कर पा रही थी, पर अनिरुद्ध सिर्फ उसके इस शर्माते चेहरे को देखे जा रहा था। वो धीमे धीरे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में गया। कमरे के दरवाजे पर उसने संजना को नीचे उतार दिया। फिर अनिरुद्ध अंदर आया और संजना को अंदर आने के लिए कहा। अंदर आते ही संजना ने जैसे ही कमरे को देखा वो बस देखती ही रही। कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। कैसा लगा हमारा कमरा? बहुत ही सुंदर है सच में, पर तुमसे सुंदर नहीं। अभी अभी तुम्हारे जिस शर्माते चेहरे को देखा है ना, हाय मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर संजना मुस्कुराने लगी। सच में? पर तुम इतना क्यों शर्मा रही थी? मैंने पहली बार थोड़ी ना तुम्हें ऐसे उठाया है। हाँ, पर अकेले में और सबके सामने उठाने में फ़र्क होता है ना। सब बड़े लोग वहाँ थे और तुम भी तो पहले कितने सवाल कर रहे थे, उसका क्या? हाँ वो तो मुझे इस रस्म के बारे में पता नहीं था, इसलिए। चल झूठे, तुम भी पहले थोड़े तो घबरा गए थे। हाँ तो तुम इतनी भारी हो तो तुम्हें गोद में यहाँ तक उठा कर लाने का सोचकर घबरा तो जाऊँगा ही ना। क्यों, मैं भारी हूँ? हाँ तो मेरे हाथ अकड़ गए, देखो रेड भी हो गए हैं। अनिरुद्ध ने हाथ दिखाते हुए कहा। संजना ने अनिरुद्ध का हाथ हटा दिया। ओहो, बहुत रेड हो गए। हम अभी हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर से मैं कहूँगी कि डॉक्टर साहब मुझे उठाकर उनके हाथ अकड़ गए हैं और हाँ रेड भी हो गए हैं, क्या आप उनकी सर्जरी कर सकते हैं? संजना गुस्से में बोली। अरे इतनी सी बात में सर्जरी थोड़ी करेंगे, इतनी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी को उठाना कोई छोटी बात है? संजना फिर से गुस्से में बोली और अनिरुद्ध जो अब तक अपनी हंसी दबा कर बैठा था वो जोर जोर से हंसने लगा। संजना उसे देखती ही रह गई और अनिरुद्ध को देखकर उसे भी हंसी आ गई। अनिरुद्ध ने धीरे से संजना को गले लगा लिया। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी संजू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, वो भारी नहीं है, उसका लहंगा भारी है। अनिरुद्ध के ऐसा बोलने से संजना भी स्माइल करने लगी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उस वक्त दोनों के चेहरे पर सुकून था। संजू, तुम चेंज करके थोड़ी देर आराम कर लो, फिर डिनर के लिए भी तो जाना है। और हाँ, फिर रात को भी तो सोने में देर हो जाएगी। क्यों? अरे भूल गई, आज हमारी शादी हुई है और आज रात को क्या है? अनिरुद्ध शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला। अनिरुद्ध संजना ने सिर्फ अनिरुद्ध के कंधे पर हल्के से मारा तो अनिरुद्ध हंसने लगा। चलो अब तुम जाओ, मुझे चेंज करना है। संजना थोड़ी शर्माती हुई बोली। हाँ हाँ जा रहा हूँ, अनिरुद्ध ने कहा और उसने धीरे से संजना के गाल पर किस किया और वहाँ से चला गया। संजना मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद संजना डिनर के लिए रेडी होने लगी। उसने रेड कलर की बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी थी और फिर तैयार होकर वो नीचे चली गई। डिनर की तैयारी हो चुकी थी। पूरे परिवार
ने साथ में मिलकर डिनर किया। थोड़ी देर सबने बातचीत की और फिर सोने चले गए। उनके परिवार के ज़्यादा गेस्ट शादी में नहीं थे, इसलिए अगले दिन के लिए ओबराय मैंसन में पार्टी रखी थी। संजना अपने कमरे में जाकर सब देख रही थी। अनिरुद्ध का कमरा वाकई में बहुत अच्छा था। अनिरुद्ध अभी तक आया नहीं था और आता भी कैसे। सौरभ ने आज पूरी तरह से उसे परेशान करने की तैयारियां कर दी थी। अनिरुद्ध सुन, वो पेमेंट कर देना, अर्जेंट है। सौरभ ने अनिरुद्ध से कहा। हाँ, अभी कर देता हूँ, अनिरुद्ध ने कहा और फिर उसने अपने फ़ोन से पेमेंट कर दिया और वहाँ से जाने लगा। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मैं वो कह रहा था कि कल जो बेंगलोर से क्लाइंट आने वाले हैं तो उसकी डिटेल्स तो तूने भेजी ही नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें भेज दूंगा। अनिरुद्ध थोड़ा चिढ़ कर बोला। नहीं, फिर तुम फ्री ही कहाँ होगे? रात को देर से सोओगे, फिर देर से उठोगे और फिर पार्टी तक तो मीटिंग में ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर अनिरुद्ध सौरभ को गुस्से से घूरने लगा। फिर अनिरुद्ध ने लैपटॉप निकाला और मीटिंग की सारी डिटेल सौरभ को मेल कर दी। और फिर अनिरुद्ध खड़ा होकर जैसे ही जा रहा था, यार रुको तो, इसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मीटिंग करूँगा कैसे? प्लीज़ मुझे यह समझा देना प्लीज़। सौरभ के इतना बोलने पर अनिरुद्ध बेमन से ही पर सौरभ को मीटिंग के बारे में समझाने लगा। अब तक 1 घंटा बीत चुका था। संजना कब से अनिरुद्ध का ही राह देख रही थी। अनिरुद्ध सब समझाने के बाद उठकर जा रहा था तो सौरभ फिर से बोला, सुन, अब क्या है यार, अब और क्या बाकी रह गया है? अनिरुद्ध थोड़े गुस्से और चिढ़ से बोला। नहीं, कुछ नहीं। सौरभ को समझ आ गया था कि अब अगर उसने अनिरुद्ध को कुछ भी कहा तो उसका मज़ा उस पर ही भारी पड़ेगा, इसलिए उसने चुप रहना ही बेटर समझा। अनिरुद्ध सौरभ ने फिर से टोका। अनिरुद्ध रुक कर गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय, सौरभ स्माइल करते हुए बोला। पर अनिरुद्ध अब भी उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। यह देखकर सौरभ वहाँ से भाग गया। अब अनिरुद्ध धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसकी धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि संजना खिड़की के पास खड़ी आसमान में देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से संजना ने उस तरफ देखा। अनिरुद्ध को सामने देखकर संजना मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध संजना को देखता ही रह गया। वो आज इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका ध्यान संजना पर से हट ही नहीं रहा था। अनिरुद्ध धीरे धीरे संजना के करीब आने लगा और उसने संजना के माथे को हल्के से चूम लिया। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम इस साड़ी में। संजना ने यह सुनकर सिर्फ मुस्कुराई। इतनी देर कैसे हो गई? सी। अर्जुन ने संजना को आगे बोलने से रोक दिया। और कोई बात नहीं, यह हमारा वक्त और मैं इसमें सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। संजना यह सुनकर अनिरुद्ध के सीने में जाकर छुप गई। अनिरुद्ध भी स्माइल करने लगा। अनिरुद्ध ने वहाँ रखा एक ऑडियो प्लेयर ऑन किया और वो संजना के साथ डांस करने लगा। दोनों एक दूसरे में खोकर अपने प्यार को अपनी रूह में उतार रहे थे। यह रात उनके जीवन की सबसे सुंदर रात हो गई। पर इस तरफ मोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इतनी रात होने के बावजूद भी वो अभी जगा हुआ था। सीने में छुपे दर्द को वो चाहकर भी मिटा नहीं पा रहा था। और संजना और अनिरुद्ध की शादी देखकर तो वो दर्द और ताज़ा हो गया था। शायद तुम अभी सो रही होगी और तुम्हें मेरी याद भी नहीं आ रही होगी। क्या पता तुम मुझे भूल भी गई होगी, पर तुम्हें भूलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है अंजलि। आज अनिरुद्ध और संजू के प्यार को देखकर मुझे हमारी शादी याद आ गई। मेरे प्यार में ऐसी क्या गलती रह गई थी कि तुम्हें मुझे छोड़ने का फैसला लेना पड़ा? क्यों तुम मुझसे इतनी दूर चली गई? मोहित की आंखों से आंसू झलक आए थे। मोहित को अंजलि के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। उसकी यादों के साथ उसे भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अनिरुद्ध अभी सो रहा था, पर संजना उठकर नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। उसने धीरे से सोते अनिरुद्ध के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर उसे गुड मॉर्निंग कहा। फिर वो वहाँ से जाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर रुको ना। अनिरुद्ध आंखें बंद किए हुए ही बोला। मुझे देर हो रही है, चलो तुम भी उठ जाओ। संजना ने अनिरुद्ध को खींचते हुए कहा, पर अनिरुद्ध जरा भी नहीं हिला। अनिरुद्ध ने संजना को खींच लिया। संजना अनिरुद्ध के बगल में जा गिरी। अनिरुद्ध ने धीरे से अपने आंखें खोली और उसे संजना का चेहरा दिखाई दिया। अरे, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। अनिरुद्ध संजना की आंखों में देखकर बोला। तुम बिना, चलो अब मुझे जाने दो, पार्टी है आज, याद है ना? हाँ, पर वर कुछ नहीं, चलो उठो। संजना खड़ी हुई और उसने अनिरुद्ध के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। अनिरुद्ध बेमन से खड़ा हुआ। जल्दी जाओ। संजना ने
अनिरुद्ध को बाथरूम की तरफ धक्का देते हुए कहा। अनिरुद्ध मुंह बिगाड़ता हुआ बाथरूम में चला गया। संजना सबके साथ नीचे तैयारियों में लगी हुई थी। आज की पार्टी में सब गेस्ट आने वाले थे और एक खास गेस्ट जो बहुत ही बेताब था अनिरुद्ध से मिलने के लिए। आ रहा हूँ मैं आज अनिरुद्ध तुमसे मिलने, उसने हंसते हुए कहा। अपनी ब्रांडेड कार निकाली और अपने ब्रांडेड सूट में गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए आने के लिए निकल गया। आज की पार्टी के लिए संजना ने ब्लैक रंग का बहुत ही सुंदर गाउन पहना था और अनिरुद्ध ने भी ब्लैक सूट पहना था। अखिल जी और अनुराधा जी सभी मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े थे। दादी भी अपनी सहेलियों के साथ बतियाने में लगी थी। राजेश जी, रागिनी जी, मोहित, किंजल, मीरा, रीमा, मासी सब पहुंच चुके थे। सौरभ पार्टी के इंतजाम में लगा हुआ था। सभी गेस्ट संजना और अनिरुद्ध की शादी की बधाइयाँ दे रहे थे। तभी अनिरुद्ध का ध्यान दरवाजे की ओर गया और उन्हें देखकर अनिरुद्ध भागता हुआ उनके पास जाने लगा। संजना भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे जाने लगी। दरवाजे से मनीष मल्होत्रा और उनकी पत्नी वैशाली मल्होत्रा अंदर आ रहे थे। अनिरुद्ध उनके पास गया और मनीष अंकल के पैर छूकर उनके गले लग गया। अरे अनिरुद्ध, तुझे कितनी बार कहा मेरे पैर मत छू, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका। मनीष मल्होत्रा स्माइल करते हुए बोले। क्या चाचू आप भी? फिर अनिरुद्ध ने वैशाली के पैर छुए। पैर वैशाली ने थोड़ा मुंह बिगाड़ कर खुश रहो इतना कहकर दिया। अनिरुद्ध ने अच्छा नहीं लगा पर वो कुछ बोला नहीं क्योंकि अनिरुद्ध जानता था कि वैशाली उसे पहले से ही पसंद नहीं करती थी। मनीष मल्होत्रा अखिल मल्होत्रा का छोटा भाई था। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी। मनीष अखिल और अनिरुद्ध के पिता कार्तिक ओबराय के साथ ही कंपनी चलाता था, पर मनीष की वाइफ वैशाली लंदन में फैशन डिजाइनर थी, इसलिए मनीष को वैशाली के साथ लंदन जाना पड़ा था। मनीष लंदन में ही कंपनी के लिए काम करता। संजना ने भी मनीष और वैशाली के पैर छुए। उन दोनों ने अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया। वेरी सॉरी अनिरुद्ध और संजना, शादी में तो आने का बहुत मन था पर आ नहीं पाया। तुम दोनों की सगाई में आया था, तब भी सगाई नहीं देख पाया था, इसलिए मैं ये पार्टी तो मिस नहीं कर सकता था, इसलिए हम सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से ही निकल गए। मनीष ने अनिरुद्ध और संजना से कहा। ये आपने बहुत अच्छा किया चाचू, अब अंदर तो चलिए। अनिरुद्ध ने उनका बैग ले लिया। ये लो मेरा भी लेते जाओ। वैशाली ने अपना बैग भी अनिरुद्ध को पकड़ाते हुए कहा। अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे ले लिया और अंदर जाने लगा। संजना को वैशाली का बर्ताव जरा भी पसंद नहीं आया। मनीष अनिरुद्ध के जाते ही वैशाली को गुस्सा से घूरने लगा, पर वैशाली मुँह फेर कर वहाँ से चली गई। मनीष सबसे मिला। सब उसको देखकर बहुत ही खुश हुए थे। संजना और सब पार्टी में बातें कर रहे थे। तभी संजना का ध्यान अखिल जी के एक दोस्त जतिन खन्ना पर गया, जो कब से कुछ परेशान लग रहे थे। संजना उनको परेशान देखकर उनके पास गई। क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, वो मेरी बेटी लंदन से आने वाली थी। मैं कब से उसे फ़ोन लगा रहा हूँ पर फ़ोन लग नहीं रहा है, बस इसलिए परेशान हूँ। तभी अनिरुद्ध वहाँ पर आ गया। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने संजना से पूछा। वो अंकल की बेटी लंदन से आने वाली थी, उनका कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए अंकल परेशान है। ओह, आपकी बेटी अंजलि है ना? हाँ, अंजलि ने तो MBA यही दिल्ली में ही किया था ना? अनिरुद्ध ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही MBA कर रही थी, फिर आधे से उसने छोड़ दिया और लंदन में जाकर MBA कंप्लीट किया। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी लंदन की फ़्लाइट के बारे में पता करवाता हूँ और अंजलि के बारे में भी। अनिरुद्ध ने कहा और किसी को फ़ोन लगा और बात करता हुआ वहाँ से चला गया। अंजलि ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आगे की डिग्री ली थी। संजना ने जतिन अंकल से पूछा। हाँ, अंजलि ने BCom MCom वहीं से किए हैं और MBA भी 1 साल वहीं किया था। मेरे मोहित भाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही थे। संजना खुश होते हुए बोली। अच्छा, ये तो अच्छा है, जतिन जी ने कहा और फिर संजना भी वहाँ से चली गई। सब पार्टी में बिजी थे। तभी ओबराय मेंशन के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। एक आदमी गाड़ी से उतरा और अपने कदम अंदर की ओर बढ़ाने लगा। अनिरुद्ध अभी भी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी उस आदमी ने पीछे से कहा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज में अनिरुद्ध ओबराय। यह आवाज़ सुनते ही अनिरुद्ध तुरंत पीछे मुड़ा। सामने खड़े उस आदमी को देखकर वो चौंक गया। सौरभ भी वहाँ आ गया। सब लोगों की नज़र उन पर पड़ी। किंजल भी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। संजना ने पहले उस आदमी को देखा और
फिर किंजल की ओर देखा। करण, किंजल आश्चर्य से बोली। संजना ये सुनकर खुश हुई, पर वो हैरान थी कि अपने दोस्त के आने की खुशी अनिरुद्ध, सौरभ और किंजल के चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। थैंक यू करण, अनिरुद्ध ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा। अपने दोस्त को शादी में नहीं बुलाया? करण ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो क्या है ना, हमने सिर्फ अपने करीबी को ही इनवाइट किया था। अरुण ने भी उसकी तरफ देखते हुए बोला। संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध ऐसा क्यों बोल रहा है। ओह दैट्स ग्रेट, वैसे मैं बिना इनवाइट किए पार्टी में आ गया इसलिए सॉरी, पर क्या करता, तुम्हारी शादी की न्यूज़ टीवी पर देखकर खुद को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, होता है, अनिरुद्ध अब भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। करण थोड़ा नज़दीक आया और अनिरुद्ध को गले लगा लिया। वैसे संजना भाभी वो वाली बात बताई है या नहीं? करण धीरे से अनिरुद्ध के कान में बोला। मैं जानता ही था कि तुम बिना मकसद के तो यहाँ नहीं आ सकते, पर सुन, अगर तुम्हारा मकसद उस घटिया बात से मुझे और संजना को अलग करने का है तो तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनिरुद्ध भी धीरे से कान में करण के कान में बोला। मतलब नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। करण इतना कहने के बाद अनिरुद्ध से दूर हुआ और मुस्कुराने लगा। अनिरुद्ध यह सुनकर गुस्से से करण की ओर देख रहा था। करण अब संजना के पास आया और फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। संजना ने उसे थैंक यू कहा। करण किंजल की ओर देखे बिना ही वहाँ से चला गया। अभी भी बदला नहीं अकड़ू कहेगा, किंजल मुँह बिगाड़ती हुई बोली। और संजना ने यहाँ सुन लिया। किंजल, इन दोस्तों के बीच कुछ हुआ था क्या? संजना का ऐसा पूछते ही किंजल उसकी तरफ देखने लगी। नहीं तो मतलब आई डोंट नो कि उन लोगों के बीच क्या हुआ था। किंजल थोड़ी हकलाती हुई बोली। ओके, संजना ने कहा और कुछ सोचते ही वहाँ से चली गई। करण सौरभ से कुछ बात कर रहा था। अनिरुद्ध कोल्ड ड्रिंक्स पीता हुआ करण पर नजरें टिकाए हुए खड़ा था। संजना अनिरुद्ध के पास आई। अनिरुद्ध, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? करण के पास जाओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे इतने टाइम बाद तुम्हारा दोस्त आया और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है संजू, बहुत वक्त हो गया और वक्त के साथ दोस्त भी बदल जाते हैं। तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी क्या? संजना ने सीधा वो सवाल कर दिया जो वो कब से सोच रही थी। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस अब हम दोस्त नहीं हैं, सिंपल। संजना अब भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, पर फिर अभी वो इस बारे में अनिरुद्ध से पूछकर दोनों का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए ठीक है कहकर वो वहाँ से चली गई। किंजल पार्टी का आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। तभी रीमा मासी ने किंजल को बुलाया तो किंजल हाथ में आइसक्रीम का कप लेते हुए उनके पास जाने लगी। तभी किसी का धक्का लगा, आइसक्रीम सामने से आ रहे करण पर गिरी। करण के कपड़े आइसक्रीम गिरने से खराब हो गए। उसने गुस्से से कहा, देख कर नहीं चल सकते हो क्या? पूरा सूट खराब कर दिया। फिर उसने सामने देखा तो किंजल को देखकर हैरान रह गया। तुम? करण शौक था किंजल को सामने देखकर। हाँ मैं तो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम हमारा उल्टा जवाब क्यों देती हो? उल्टा जवाब कहाँ, मैंने तो उल्टा सवाल पूछा। ओ गॉड, अच्छा रहने दो, करण चिढ़ता हुआ बोला। एक बात बताओ, तुम अभी भी वैसी हो? करण किंजल को घूरता हुआ बोला। तो तुम भी कहाँ बदले हो अकड़ू? किंजल अकड़ू थोड़ा धीरे से बोली। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर करण वहाँ से जाने लगा। सुनो, किंजल ने करण को रोकते हुए कहा। करण रुक गया। मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आए हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन संजना और अनिरुद्ध के रिश्ते में कोई भी तकलीफ हो, इसलिए प्लीज़ वो बात किसी को मत बताना। करण ने यहाँ सुना तो सही पर उसका जवाब दिए बिना ही पार्टी से चला गया। जब से करण आया था अनिरुद्ध के चेहरे की खुशी उड़ गई थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। अनिरुद्ध और संजना अपने कमरे में बैग पैक कर रहे थे। संजू, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें हनीमून के लिए कनाडा ले जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम्हें वो सब जगह ले जाऊंगा जहाँ हमारे कॉलेज के दिन बीते थे। हाँ अनिरुद्ध, मैं भी जानना चाहती हूँ तुम्हारे कॉलेज के दिनों के बारे में। मैं जानता हूँ संजू कि मैंने तुम्हें अपनी उस ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें नहीं बता पाया था, पर इस हनीमून के बाद तुम मेरे बारे में सब कुछ जाननी होगी। यह सुनकर संजना अनिरुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया था कि वो कनाडा जाकर संजना को उसके अतीत के बारे में सब सच बता देगा, वो सच जिससे अब तक वो संजना को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।